आइए शुरू करते हैं अपने अध्याय 2 का बचा हुआ पार्ट। कुदरत ने हम सभी को कुछ खास क्षमताएं दी हैं। वी आर ऑल गिफ्टेड विद सम स्ट्रेंथ्स। हमिंग बर्ड का वजन 1 तोले के 10वें हिस्से के बराबर होता है। वजन इतना कम होने की वजह से ही वह काफ़ी मुश्किल किस्म की कलाबाजियाँ भी कर सकती है। वह अपने पंखों को केवल 1 सेकंड में 75 टाइम फड़फड़ा सकती है। अपनी इस खूबी की वजह से हमिंगबर्ड उड़ान भरते समय तरह तरह के फूलों का मधु पी सकती है, पर वह हवा में ऊंची उड़ान भरने, तैरने या छलांग मारने में असमर्थ होती है। दूसरी ओर शुतुरमुर्ग का वजन लगभग 300 पाउंड होता है। वह दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है, पर उड़ान नहीं भर सकता, लेकिन उसके पैर इतने मजबूत होते हैं कि वह 50 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है और 12-15 फीट लंबे कदम भर सकता है। अज्ञानता, इग्नोरेंस। अज्ञानी होना उतनी शर्म की बात नहीं है जितनी कि किसी काम को सही ढंग से सीखने की इच्छा ना होना। जानकारी का भ्रम होना शिक्षा नहीं बल्कि अज्ञानता है। बेवकूफ़ लोगों के पास एक अजीब तरीके का आत्मविश्वास होता है जो सिर्फ अज्ञानता से ही आता है। अज्ञानी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन अज्ञानता को अपना कैरियर बना लेना यकीनन बेवकूफ़ी है। कुछ लोग अज्ञान जमा कर लेते हैं और फिर उसी को शिक्षा मानने की भूल कर बैठते हैं। अज्ञानता वरदान नहीं है, यह तो अभाव, दुख, गरीबी और बीमारी का दूसरा नाम है। अगर अज्ञानता कोई नियामत है तो ज़्यादातर लोग खुश क्यों नहीं हैं? अगर थोड़ा ज्ञान होना खतरनाक है तो बहुत सी अज्ञानता छोटापन, डर, कट्टरपन, अहंकार और पक्षपात की तरफ ले जाता है। समझदारी अज्ञानता के अंधकार को मिटाने को कहते हैं। हम सूचना युग में जी रहे हैं। एक अंदाज के मुताबिक सूचना की मात्रा हर साल दूनी होती जा रही है। सूचनाओं के इतनी सरलता से उपलब्ध होने के कारण इन दिनों अज्ञानता को मिटाना आसान है, लेकिन दुख की बात यह है कि हमें ज़रूरी चीज़ों के अलावा बाकी हर चीज़ सिखाई जाती है। हमें लिखना पढ़ना सिखाया जाता है, पर ऐसी बौद्धिक शिक्षा किस काम की जो इंसान को दूसरों की इज्जत करना और हमदर्दी से पेश आना न सिखाए। हमारे स्कूल ज्ञान के झरने हैं। कुछ छात्र वहाँ अपनी प्यास मिटाने, कुछ चुस्की भरने और कुछ केवल कुल्ला करने जाते हैं। व्यवहारिक समझ, कॉमन सेंस। हमने 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ जन्म लिया है। हमारे पास छू, चख, देख, सूंघ और सुनकर महसूस करने की क्षमता है, पर सफल लोगों के पास एक छठी इंद्री भी होती है जिसे व्यवहारिक समझ कहा जाता है। व्यवहारिक समझ यानी कि कॉमन सेंस। चीज़ों को उनको वास्तविक रूप में देखने और उनसे संबंधित कार्रवाई को सही ढंग से करने की क्षमता ही व्यवहारिक समझ है। यदि आदमी में व्यवहारिक समझ ना हो तो शिक्षा और ज्ञान व्यर्थ चले जाते हैं। शिक्षा के बिना भी व्यवहारिक बुद्धि हासिल की जा सकती है, लेकिन व्यवहारिक बुद्धि के बिना अच्छी से अच्छी शिक्षा भी किसी काम की नहीं। भरपूर व्यवहारिक बुद्धि का होना ही बुद्धिमत्ता कहलाता है। अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करो, शार्पन योर एक्स। जॉन नाम का एक लकड़हारा एक कंपनी में 5 साल से काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी ने बिल नाम के एक और लकड़हारे को भी नौकरी पर रखा और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। जॉन ने बिल को 1 साल के अंदर ही तरक्की दिए जाने का विरोध किया और इस बारे में बात करने के लिए अपने बॉस के पास गया। उसके बॉस ने जवाब दिया, तुम अभी भी उतने ही पेड़ काटते हो जितने कि 5 साल पहले काटते थे। हमारी कंपनी में नतीजे को देखा जाता है। अगर तुम अधिक पेड़ काटने लगो तो हमें तुम्हारा वेतन बढ़ाकर खुशी होगी। जॉन वापस लौट आया। उसके बाद वह अधिक मेहनत से और ज़्यादा देर तक पेड़ काटने लगा। इसके बावजूद वह ज़्यादा पेड़ नहीं काट सका। उसने अपनी यह परेशानी बॉस को बताई। बॉस ने उसे बिल से बात करने का सुझाव दिया। उसने कहा, शायद बिल को कुछ मालूम हो जो मैं और तुम नहीं जानते। जॉन ने बिल से पूछा कि वह ज़्यादा पेड़ कैसे काट लेता है। बिल ने जवाब दिया, मैं हर पेड़ काटने के बाद 2 मिनट के लिए काम रोक देता हूँ और अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूँ। तुमने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? पिछली शिक्षा और गौरव का ज़्यादा महत्व नहीं होता। हमें अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करनी होगी। अपने दिमाग को खुराक दीजिए, फीड योर माइंड। जिस तरह हमारे शरीर को हर रोज़ अच्छे खाने की ज़रूरत होती है, उसी तरह हमारे मस्तिष्क को भी
हर रोज़ अच्छे विचारों की ज़रूरत होती है। इस वाक्य में सबसे अहम शब्द अच्छा खाना और अच्छे विचार हैं। अगर हम अपने शरीर को रोज़ सड़े गले खाने और अपने दिमाग को बुरे विचारों की खुराक दें तो हमारा शरीर और दिमाग बीमार पड़ जाएंगे। सही पटरी पर बने रहने के लिए हमें अपने मस्तिष्क को शुद्ध और सकारात्मक खुराक देनी होगी। शिक्षा एक खजाना है। एजुकेशन इज़ अ रिजर्वोयर। लगातार सकारात्मक शिक्षा प्राप्त करने से सकारात्मक विचार जन्म लेते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग उन खिलाड़ियों की तरह होते हैं जो लगातार अभ्यास करके अपने अंदर ताकत का एक भंडार जमा कर लेते हैं, जिसका इस्तेमाल वे मुकाबले के वक्त करते हैं। बिना अभ्यास के जब भंडार ही नहीं रहेगा तो वे भरोसा किस पर करेंगे। इसी तरह अच्छी सोच वाले लोग अपने दिमाग को रोज़ शुद्ध, शक्तिशाली और सकारात्मक विचारों की खुराक देकर अपने अंदर उम्मीदों से भरे नज़रिए का एक सुरक्षित भंडार जमा कर लेते हैं। वे इस बात को समझते हैं कि हम सभी को बुराई और नकारात्मक विचारों से सामना होगा। अगर हमारे पास अच्छे विचारों का एक सुरक्षित भंडार होगा तो हम उन नकारात्मक विचारों पर जीत हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे, वरना वे हम पर हावी हो जाएंगे। अच्छी सोच वाले लोग मूर्ख नहीं होते। वे आंखों पर पट्टी बांधकर ज़िंदगी नहीं बिताते। वे ज़िंदगी में जीत हासिल करने वाले ऐसे लोग होते हैं जिन्हें अपनी सीमाएं मालूम होती हैं, पर वे अपनी मजबूतियों पर ध्यान देते हैं। दूसरी तरफ हारने वालों को अपनी मजबूतियों का एहसास होता है, पर उनका सारा ध्यान अपनी कमजोरियों पर टिका रहता है। 5वां कदम, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण कीजिए। स्टेप 5, बिल्ड अ पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। स्वाभिमान क्या है? स्वाभिमान खुद अपने बारे में महसूस करने का नज़रिया है। जब हम अपने बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो हम बेहतर काम करते हैं। घर और दफ्तर में हमारे रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। दुनिया हमें ज़्यादा अच्छी लगने लगती है। इसकी वजह क्या हो सकती है? वजह यह है कि हमारी भावनाओं और व्यवहार में सीधा रिश्ता होता है, क्योंकि हम किसी चीज़ या बात के बारे में जैसा महसूस करेंगे वैसा ही उसके प्रति व्यवहार करेंगे। स्वाभिमान कैसे विकसित करें? अगर हम अच्छा स्वाभिमान जल्दी बनाना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सब कुछ काम ऐसे लोगों की मदद के लिए करें जो उसका बदला ना तो पैसे से ना ही कुछ और देकर चुका सकते हैं। कुछ साल पहले मैंने कैदियों को नज़रिया और आत्मसम्मान विकसित करने के तरीके सिखाने का एक कार्यक्रम चलाया था। उस दौरान मैंने कुछ हफ्तों में ही इतना कुछ सीखा जितना कि मैं सालों में नहीं सीख सका था। 2 सप्ताह तक मेरे कार्यक्रम में भाग लेने के बाद एक कैदी ने मुझे रोक कर कहा, शिव, मैं कुछ ही हफ्तों में जेल से रिहा होने वाला हूँ। मैंने उससे पूछा कि उसने नज़रिया बनाओ कार्यक्रम से क्या सीखा। वह कुछ देर सोचता रहा। उसके बाद उसने कहा कि वह अब अपने बारे में अच्छा महसूस कर रहा है। मैंने कहा, मेरे लिए इस अच्छा शब्द के कोई मायने नहीं है। मुझे यह बतलाओ कि तुम्हारे व्यवहार में खास बदलाव क्या आया है। दरअसल मेरा मानना है कि यदि सीखने वाले के व्यवहार में बदलाव ना आए तो यह नहीं माना जा सकता कि उसने वास्तव में सीखा है। उस कैदी ने मुझसे कहा कि अब वह हर रोज़ बाइबल पढ़ता है। तब मैंने उससे पूछा कि बाइबल पढ़ने का उस पर क्या असर पड़ा है। उसने जवाब दिया कि अब वह खुद अपने साथ और दूसरों के साथ बेहतर महसूस करता है। ऐसा उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। मैंने उससे कहा, यह तो ठीक बात है, लेकिन सबसे ज़रूरी यह है कि जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। उसने मुझसे कहा कि वह समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनने की कोशिश करेगा। मैंने अपना सवाल दोहराया तो उसने फिर वही जवाब दिया। मैंने उससे एक बार फिर पूछा, जेल से छूटने के बाद तुम क्या करोगे। जाहिर सी बात है कि मैं किसी अलग जवाब की उम्मीद कर रहा था, लेकिन इस बार उसने गुस्से से भरी हुई आवाज़ में जवाब दिया, मैं समाज का एक जिम्मेदार सदस्य बनूंगा। तब मैंने उसे बताया कि उसके पहले के जवाब और इस बार के जवाब में एक शब्द का अंतर था। पहले उसने कहा था मैं बनने की कोशिश करूंगा, पर इस बार उसने कहा है कि मैं बनूंगा। इन दोनों जवाबों में कोशिश शब्द का फ़र्क था। हम कोई काम करते हैं या नहीं करते हैं, वह कोशिश शब्द उसकी जेल वापसी के लिए दरवाज़ों को खुला रखता। हमारी बातचीत सुन रहे एक दूसरे कैदी ने मुझसे पूछा, शिव, क्या तुम्हें यह सब करने के लिए क्या मिलता है। मैंने उससे कहा कि मुझे यहाँ पर जो भावनात्मक संतुष्टि मिल रही है वह पैसे से ज़्यादा कीमती है। तब उसने पूछा, तुम यहाँ क्यों आते हो। मैंने कहा, मैं अपने स्वार्थ की वजह से आता हूँ। मैं इस दुनिया को जीने के लिए एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ। इस तरह की आत्मसंतुष्टि लाभदायक होती है। संक्षेप में कहा जाए तो हम व्यवस्था में जो लगाते हैं
हमको हमेशा उसका पुरस्कार भी मिलता है, और कई बार तो वह हमारे लगाए गए से बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हमको लगाते समय बदले में कुछ पाने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। एक और कैदी ने कहा, लोग जो करते हैं वह उनका निजी मामला है। अगर कोई नशीली दवाई लेता है तो इससे तुम्हारा क्या लेना देना? तुम उन्हें उनके हाल पर क्यों नहीं छोड़ देते हो? मैंने जवाब दिया, मेरे दोस्त, हालांकि मैं तुमसे सहमत नहीं हूँ, फिर भी मैं तुम्हारी यह बात मान लूँगा कि उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन क्या तुम मुझे यह गारंटी दे सकते हो कि जब भी कोई नशीली दवाई खाकर कार चलाएगा तो उसकी कार केवल पेड़ से टकराएगी? तुम इसकी गारंटी दो तो मैं तुम्हारी बात मान लूँगा। अगर तुम यह गारंटी नहीं दे सकते कि उस कार से टकराकर तुम, मैं या हमारे बच्चे मौत के शिकार नहीं बनेंगे, तो फिर मेरा यकीन करो कि उस बात से मेरा संबंध है। मुझे उस आदमी को सड़क से दूर रखना होगा। यह मेरी ज़िंदगी है, मैं जो चाहूँगा वही करूँगा। इस एक जुमले ने फ़ायदे से कहीं अधिक नुकसान किया है। लोग शब्दों की सच्ची भावना की उपेक्षा कर देते हैं और उसका मतलब अपनी सुविधा के अनुसार निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों ने इस जुमले को स्वार्थ से जोड़ दिया है, जिसका बुरा असर न केवल उन पर बल्कि उनके आसपास के पूरे माहौल पर पड़ता है। ये लोग भूल जाते हैं कि हम अलग थलग नहीं रहते हैं। आप जो करते हैं उसका असर मुझ पर पड़ता है और मैं जो करता हूँ उसका असर आप पर पड़ता है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमें यह महसूस करना होगा कि इस धरती में हम सभी की साझेदारी है। हमें जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखना होगा। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, देने वाले और लेने वाले। लेने वाले अच्छा खाते हैं और देने वाले अच्छी तरह सोते हैं। देने वालों में ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान की भावना होती है। उनका नज़रिया सकारात्मक होता है। ऐसे लोग समाज की सेवा करते हैं। समाज की सेवा करने वालों से मेरा मतलब राजनीतिज्ञ बन बैठे उन घटिया दर्जे के पाखंडी नेताओं से नहीं है, जो दूसरे की सेवा करने का नाटक करते हुए खुद अपनी सेवा करते हैं। इंसान होने के नाते लेन देन हम सबको करना पड़ता है, लेकिन ऊंचे दर्जे के आत्मसम्मान वाला स्वस्थ शख्सियत वह होता है जिसे केवल लेने की ही नहीं बल्कि देने की भी आवश्यकता महसूस होती है। एक आदमी अपनी नई कार धो रहा था। तभी उसके पड़ोसी ने पूछा, आपने यह कार कब खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, इसे मेरे भाई ने दिया है। पड़ोसी ने कहा, काश मेरे पास भी ऐसी कार होती। इस पर उस आदमी ने कहा, आपको यह सोचना चाहिए था कि काश मेरा कोई ऐसा भाई होता। पड़ोसी की पत्नी उनकी बातचीत सुन रही थी। उसने बीच में टोक कर कहा, मैं सोचती हूँ काश वह भाई में होती। यह सोचने का कितना सकारात्मक नज़रिया है। छठा कदम, नकारात्मक असर से बचें। स्टेप 6, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस। आजकल के नवयुवक बड़े लोगों के व्यवहार और मीडिया से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। साथियों का दबाव केवल बच्चों और किशोरों पर ही नहीं बल्कि बड़े लोगों पर भी असर डालता है। स्वाभिमान की कमी की वजह से लोगों में नहीं धन्यवाद कहकर बुरे असर से दूर रहने की हिम्मत नहीं होती। ये नकारात्मक प्रभाव क्या है? नकारात्मक सोच वाले लोग, निगेटिव पीपल। एक चील का अंडा किसी तरह एक जंगली मुर्गी के घोंसले में चला गया और बाकी अंडों के साथ मिल गया। समय आने पर अंडा फूटा। चील का बच्चा अंडे से निकलने के बाद यह सोचता हुआ बड़ा हुआ कि वह मुर्गी है। वह उन्हीं कामों को करता जिन्हें मुर्गी करती थी। वह जमीन खोदकर अनाज के दाने चुगता और मुर्गी की तरह ही कुकड़ू बोलता। वह कुछ फीट से अधिक उड़ान नहीं भरता था, क्योंकि मुर्गी भी ऐसा ही करती थी। एक दिन उसने आकाश में एक चील को बड़ी शान से उड़ते हुए देखा। उसने मुर्गी से पूछा, उस सुंदर चिड़िया का नाम क्या है? मुर्गी ने जवाब दिया, वह चील है। वह एक शानदार चिड़िया है, लेकिन तुम उसकी तरह उड़ान नहीं भर सकते, क्योंकि तुम तो मुर्गी हो। चील के बच्चे ने बिना सोचे विचारे मुर्गी की बात को मान लिया। वह मुर्गी की जिंदगी जीता हुआ ही मर गया। सोचने की क्षमता न होने के कारण वह अपनी विरासत को खो बैठा। उसका कितना बड़ा नुकसान हुआ। वह जीतने के लिए पैदा हुआ था, पर वह दिमागी रूप से हार के लिए तैयार हुआ था। अधिकतर लोगों के लिए यही बात सच है। जैसा कि ओलिवर वेंडहोल्म्स ने कहा है, हमारी ज़िंदगी का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण पहलू यह है कि ज़्यादातर लोग मन में कुछ करने की
इच्छा लिए ही कब्र में चले जाते हैं। हम अपनी ही दूरदर्शिता की कमी की वजह से बेहतरी हासिल नहीं कर पाते। अगर हम चील की तरह आकाश की बुलंदियों को छूना चाहते हैं तो हमको चील के तौर तरीकों को सीखना होगा। अगर हम खुद को कामयाब लोगों के साथ जोड़ेंगे तो हम भी कामयाब हो जाएंगे। अगर हम चिंतकों के साथ जुड़ेंगे तो चिंतक बन जाएंगे। यदि हम देने वालों के साथ रहेंगे तो देने वाले बन जाएंगे, और अगर हम नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वैसे ही बन जाएंगे। जब कोई आदमी में कामयाबी हासिल करता है तो तुच्छ लोग उस पर कीचड़ उछालते हैं और उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। हम जब खुद को ऐसे तुच्छ लोगों से उलझने से बचा लेते हैं तो हम जीत जाते हैं। मार्शल आर्ट में सिखाया जाता है कि जब कोई हम पर हमला करे तो उसे रोकने के बजाय अपनी जगह से हट जाइए। क्यों? इसलिए कि रोकने के लिए ऊर्जा की ज़रूरत होती है। उसका इस्तेमाल और बेहतर कामों के लिए क्यों ना किया जाए। तुच्छ लोगों से उलझने के लिए हमको उनके स्तर तक नीचे उतरना पड़ता है, और वे यही चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करके हम उनमें से एक बन जाते हैं। नकारात्मक लोगों को अपने मकसद में कामयाब मत होने दीजिए। खुद को नीचे मत गिराइए। याद रखिए कि किसी आदमी का चरित्र केवल इस बात से नहीं आंका जाता कि वह कैसी सोबत में रहता है, बल्कि इस बात से भी आंका जाता है कि वह किन लोगों की संगत नापसंद करता है। धूम्रपान, नशीली दवाएं और अल्कोहल। मेरे शराब ना पीने की एक वजह यह है कि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं कब अच्छा समय बिता रही हूँ। लेडी एस्टर। शराब पीने के बाद आदमी के दिल दिमाग पर कोई रोक टोक नहीं रह जाती और वह मनमानी हरकतें करने लगता है। सफ़र के दौरान मैंने देखा है कि कुछ देशों में शराब पीना वक्त बिताने का जरिया बन गया है। अगर हम शराब नहीं पीते हैं तो वे हमें इस तरह देखते हैं जैसे कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। उनका मोटो यह है, अगर हमारी स्कोच अच्छी है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारी अंग्रेज़ी कितनी बुरी है। अगर कोई बैंकर उनसे पूछे कि आपकी नकद संपत्ति क्या है तो वे स्कॉच की 2 बोतलें दिखा देंगे। आज के दौर में शराब और सिगरेट पीना शान की बात मानी जाने लगी है। इनकी शुरुआत करते वक्त आदमी सोचता है, पहली बार ही तो पी रहा हूँ। अगर हम लोगों से पूछे कि वे शराब या नशीली दवाएं क्यों लेते हैं तो वे हमको जश्न मनाने, मज़ा लेने, दिक्कतों को भुलाने, तनाव दूर करने, तजर्बा करने, दूसरों पर रौब डालने, खुद को फैशनेबल साबित करने, मेलजोल बढ़ाने और व्यापारिक मकसद जैसी कई वजह गिना देंगे। लोग खुद को साथियों की मांग के मुताबिक ढालना चाहते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि क्या तुम मेरे दोस्त नहीं हो? बस एक जाम सफ़र के लिए, केवल एक जाम मेरी सेहत के लिए, जैसे जुमलों की वजह से साथियों के दबाव में कैसे आ जाते हैं। सामाजिक दबाव की वजह से शराब पीने वालों के अंजाम को इस कविता में बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए शराब खानों में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए अपने घर में पी है। मैंने तुम्हारी सेहत के लिए इतनी बार पी है कि पीते पीते मैंने अपनी ही सेहत खराब कर ली है। शराब पीकर गाड़ी चलाने से जिंदगियां चली जाती हैं। जेरी जॉनसन ने अपनी किताब इट्स किलिंग आवर किड्स में अमेरिकन हॉस्पिटल एसोसिएशन की रिपोर्टों का हवाला देते हुए लिखा है कि वहाँ अस्पतालों में दाखिल होने वाले आधे से अधिक मामले अल्कोहल से जुड़े होते हैं। नेशनल सेफ्टी काउंसिल के 1989 के एक्सीडेंट्स फैक्ट्स एडिशन के मुताबिक अमेरिका में अल्कोहल पीने की वजह से हर 60 सेकंड में एक दुर्घटना हो जाती है। अश्लील साहित्य, पोर्नोग्राफी। अश्लील साहित्य महिलाओं और बच्चों को इंसान के स्तर से गिराने का जरिया है। अश्लील साहित्य की वजह से नंबर 1, महिलाओं को इंसानियत नज़रिए से नहीं देखा जाता। नंबर 2, बच्चों का यौन शोषण होता है। नंबर 3, शादियाँ टूटती हैं। नंबर 4, यौन हिंसा बढ़ती है। नंबर 5, नैतिक मूल्यों का मखौल उड़ता है। नंबर 6, व्यक्ति, परिवार और समाज नष्ट होते हैं। अमेरिका में हर 46 सेकंड में किसी न किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है। बलात्कार करने वालों में से 86% लोगों ने स्वीकार किया है कि वे अश्लील साहित्य नियमित रूप से पढ़ते रहे हैं। उनमें से 57% लोगों ने यह भी माना है कि यौन अपराध करते समय उन्होंने अश्लील साहित्य
में बयान किए गए दृश्यों की नकल की थी। यह देखकर दुख होता है कि कुछ लोग पैसा कमाने के लिए इतना गिर जाते हैं कि अश्लील साहित्य की बिक्री को अपना पेशा बना लेते हैं। नकारात्मक फिल्में एवं टेलीविज़न कार्यक्रम। आजकल के बच्चों के नज़रिए और मूल्यों पर किसी और की बजाय फिल्मों और टेलीविज़न कार्यक्रमों का ज़्यादा असर पड़ता है। एक अनुमान के अनुसार अमेरिका में बच्चे हाई स्कूल तक पहुंचते पहुंचते 20,000 घंटे के टेलीविज़न कार्यक्रम देख चुके होते हैं और उनकी आंखों के सामने 5,000 हत्याओं के दृश्य और अल्कोहल से संबंधित 1 लाख विज्ञापन गुजर चुके होते हैं। इन टेलीविज़न कार्यक्रमों और विज्ञापनों से संदेश मिलता है कि शराब पीना मौज मस्ती है, सिगरेट पीना शान की बात है और नशीली दवाओं का तो ज़माना है। अगर अपराध इतनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो इसमें हैरत की कोई बात नहीं है। टेलीविज़न धारावाहिक और कार्यक्रम तथा फिल्में शादी से पहले की और शादी के बाद पराये स्त्री पुरुषों के साथ कायम होने वाले शारीरिक संबंधों को बड़े लुभावने अंदाज में पेश करते हैं। इसलिए अगर रिश्तों में कमिटमेंट की कमी दिखाई है और तलाक के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो हमें इस पर ताज्जुब नहीं होना चाहिए। कच्चे दिमाग वाले लोग मीडिया में देखी सुनी चीज़ों को ही अपने मानक और मानदंड बना लेते हैं। वैसे एक हद तक इन चीज़ों का असर हम सब पर होता है। गाली गलौज के इस्तेमाल से यही लगता है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने वालों के पास शब्दों की कमी है, वह खुद पर काबू नहीं रख पाता और उसमें आत्म अनुशासन की कमी है। रॉक संगीत। कुछ लोकप्रिय गीत अश्लील है। हम जो संगीत सुनते हैं या कला के जिन प्रदर्शनों को देखते हैं वह हमारे सबकॉन्शियस मन पर असर डालता है। 7वां कदम, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालें। स्टेप 7, लर्न टू लाइक द थिंग्स दैट नीड टू बी डन। जो ज़रूरी है उससे शुरू करें, फिर जो मुमकिन है वह करें और आप अचानक पाएंगे कि आप नामुमकिन काम भी करने लगे हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम पसंद करें या नापसंद करें पर वे हमें करने ही पड़ते हैं, जैसे कि एक माँ अपने बच्चे की देखभाल हर हाल में करती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें उसे हमेशा सुख मिलता हो, बल्कि कई बार तो यह तकलीफ देह हो सकता है। लेकिन हम ऐसे ज़रूरी कामों को पसंद करना सीख लें तो फिर नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। 8वां कदम, अपने दिन की शुरुआत किसी अच्छे सकारात्मक काम से करें। स्टेप 8, स्टार्ट योर डे विद समथिंग पॉजिटिव। सुबह के वक्त सबसे पहले कोई अच्छी चीज़ पढ़ें या सुनें। रात में अच्छी तरह सोने के बाद हमारा तनाव दूर हो चुका होता है और हमारा अवचेतन मन किसी बात को बड़ी आसानी से कबूल कर लेता है। इससे दिन भर के लिए एक लय बन जाती है और हमारी दिमागी सोच का ताना बाना सही रूप ले लेता है, जिससे हमारा पूरा दिन अच्छा बन जाता है। खुद में बदलाव लाने के लिए हमें सोचे समझे ढंग से कोशिशें करनी होंगी और पूरे संकल्प के साथ अच्छे विचार और व्यवहार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना होगा। सकारात्मक विचार और व्यवहार को अपनाने का अभ्यास रोज करें और इसे तब तक जारी रखें जब तक यह आदत ना बन जाए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के विलियम जेम्स का कहना है, अगर आपको अपनी ज़िंदगी बदलनी है तो उसकी शुरुआत फ़ौरन करें। अगर आप अब तक बताए जा चुके 8 तरीकों पर अमल करें तो विजेता बन जाएंगे। जीतने वाला बनाम हारने वाला, विनर वर्सेस लूज़र। जीतने वाला हमेशा समाधान का हिस्सा होता है, हारने वाला हमेशा समस्या का हिस्सा होता है। जीतने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई कार्यक्रम होता है, हारने वाले के पास हमेशा कोई ना कोई बहाना। जीतने वाला कहता है मैं आपके लिए यह काम कर देता हूँ, हारने वाला कहता है यह मेरा काम नहीं है। जीतने वाले के पास हर समस्या का कोई ना कोई हल होता है, हारने वाले के पास समस्या है हर समाधान के लिए। जीतने वाला कहता है मुश्किल होने के बावजूद यह काम किया जा सकता है, हारने वाला कहता है इस काम को किया जा सकता है पर यह बहुत मुश्किल है। कोई गलती करने पर जीतने वाला कहता है मैं गलत था, हारने वाले से कोई गलती हो तो वह कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। जीतने वाला वचनबद्ध होता है, हारने वाला खोखले वादे करता है। जीतने वाले की आंखों में कामयाबी के सपने होते हैं, हारने वाले के पास खोखली योजनाएं होती है। जीतने वाला कहता है मुझे कुछ करना है, हारने वाला कहता है कुछ होना चाहिए। जीतने वाला टीम का हिस्सा होता है,
हारने वाला टीम के हिस्से करता है। जीतने वाला लाभ को देखता है, हारने वाला तकलीफ को देखता है। जीतने वाला संभावनाओं को देखता है, हारने वाला समस्याओं को देखता है। जीतने वाला सभी की जीत के सिद्धांत में विश्वास करता है, हारने वाला मानता है कि जीतने के लिए किसी का हारना जरूरी है। जीतने वाला आने वाले कल को देखता है, हारने वाला बीते कल को देखता है। जीतने वाला स्थिर स्वभाव वाले थर्मोस्टेट जैसा होता है, हारने वाला थर्मोमीटर जैसा होता है। जीतने वाला सोचकर बोलता है, हारने वाला बोलकर सोचता है। जीतने वाला विनम्र शब्दों में कड़े तर्क पेश करता है, हारने वाला कड़े शब्दों में कमज़ोर तर्क पेश करता है। जीतने वाला बुनियादी मूल्यों पर मजबूती से टिका रहता है, पर छोटी मोटी चीज़ों पर समझौता कर लेता है। हारने वाला छोटी मोटी बातों पर अड़ जाता है, लेकिन मूल्यों पर समझौता कर लेता है। जीतने वाला दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में विश्वास करता है। वह मानता है कि दूसरों के साथ वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसे व्यवहार की उम्मीद हम दूसरों से अपने लिए नहीं करते। हारने वाला इसमें विश्वास करता है कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करें उससे पहले ही तुम वह काम उनके साथ कर दो। जीतने वाला काम को अंजाम देते हैं, हारने वाला काम के होने का इंतजार करते हैं। जीतने वाला जीतने की योजना बनाते हैं और तैयारी करते हैं। तैयारी ही मूल मंत्र है। जरूरी कदम, एक्शन स्टेप। असफल होने पर आप निराश हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोशिश ही नहीं की तो आपका नाश हो जाएगा। मैं इस अध्याय को उन 8 कदमों को दोहरा के समाप्त करता हूँ जिनके बारे में चर्चा की जा चुकी है। अच्छी चीज़ों की तलाश करें, हर काम फ़ौरन करने की आदत डालें, एहसानमंद होने का नज़रिया बनाएं, लगातार ज्ञान हासिल करने का कार्यक्रम तैयार करें, अच्छे स्वाभिमान का निर्माण करें, नकारात्मक असर से दूर रहें, जो काम जरूरी है उन्हें पसंद करने की आदत डालें, अच्छे ढंग से दिन की शुरुआत करें। और इसी के साथ हमारा आज का ये अध्याय समाप्त होता है। बाय, थैंक यू।